मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह मेरी आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे स्कूल लेक्चर के सिलेबस की। यदि संस्कृत आपका विषय है तो निश्चित रूप से आज का ये सेशन आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। जब भी किसी लेवल की हम तैयारी करते हैं, चाहे वो स्कूल लेक्चर का रहा हो या कॉलेज लेक्चर का रहा हो, सेकंड ग्रेड का रहा हो, रीट का रहा हो, किसी भी लेवल की यदि हम तैयारी करते हैं तो सिलेबस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप भली भांति जानते हैं, इस लेवल पर आप आ चुके हैं, आप जानते हैं कि सिलेबस का आकलन करना, सिलेबस का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि सारी चीजें जो है वो यूनिट्स में बटी होती हैं। ठीक है, और कौन सी यूनिट का कितना वेटेज होता है, इसको आप भली भांति यदि जान जाते हैं तो फिर आप अपने आधार पर, उसी आधार पर आप उसकी मेहनत करते हैं, उसी आधार पर आप उसका आकलन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक नंबर का क्वेश्चन होता है, हालांकि एक नंबर एक शिक्षार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैं जानता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस लेवल में से सिर्फ एक ही नंबर का इस यूनिट में से क्वेश्चन आने वाला है और हम उस पर 4 घंटे लगा देंगे उसमें। ठीक है, लेकिन जो पूरी यूनिट जो है हमारी 15 से 20 नंबर के आने वाली, उसमें हमने कम वेटेज दिया यहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, सिलेबस का आकलन करना बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आज मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं सिलेबस की, संस्कृत के विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए संस्कृत के विषय में सबसे पहले हम स्कूल लेक्चर की चर्चा करते हैं। सिलेबस में पार्ट 1 हमारा जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर का, हम भली भांति जानते हैं कि हमारा जो लेवल है वो अलग अलग ढंग से इसमें बांट रखा है। यहाँ पर उच्च माध्यमिक लेवल की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है लघु सिद्धांत कौमुदी आधारित संज्ञा प्रकरण। ठीक है, अब पहला ही हमारा बात ये होती है, पहला ही हमारा सवाल ये होता है कि भैया आप संज्ञा प्रकरण को पढ़ रहे हैं तो संज्ञा प्रकरण तो आपको कई जगह मिलेगी। संज्ञा प्रकरण जो है वो आपको अलग अलग ढंग से संज्ञा प्रकरण मिलेगी। आप लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बहुत चीजें हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं दिखाई देता। कई टॉपिक्स ऐसे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं, यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे, यदि आप मध्य सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे, यदि आप सिद्धांत कौमुदी को पढ़ेंगे तो बहुत फर्क आ जाएगा। भाई एक तो मूल पुस्तक है सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, भट्टोजी दीक्षित की। उस सिद्धांत कौमुदी को आधार बना करके, मतलब वरदराज ने यदि लघु सिद्धांत कौमुदी की परिकल्पना कर दी, यदि उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी की परिकल्पना कर दी, तो वो तो दो अलग अलग राइटर हैं। ठीक है, उन दोनों का लेवल कैसे एक हो सकता है यहाँ पर, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, प्रारंभिक अवस्था में पहली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने पढ़ा संज्ञा प्रकरण, अब आप देखेंगे संज्ञा प्रकरण तो हमने अभी थोड़े दिन पहले रीट में पढ़ा था। हो सकता है रीट में पढ़ा हो, आपने थर्ड ग्रेड में पढ़ा हो, आपने सेकंड ग्रेड में पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हो सकता है 100% वो प्योर हो, शुद्ध हो, कसौटी पर खरा उतर रहा हो और वो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही हो। लेकिन यदि यहां लिखा हुआ कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हमें निर्णय करना है, तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही निर्णय करना है। ये नहीं कि फिर वो जो पुस्तक हमने पढ़ी वो मध्य सिद्धांत के कौमुदी के आधार पर रही हो या सिद्धांत कौमुदी के आधार पर रही हो, क्योंकि अलग अलग व्याकरण के आधार बन जाते हैं यहाँ पर। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब सवाल यहाँ पर पूछा गया कि इसमें इत संज्ञा, लोप संज्ञा, संयोग, संहिता, प्रयत्न, उच्चारण स्थान पद में यहाँ पर। ठीक है, अब इत के कितने सूत्र होते हैं, इत संज्ञा के लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्र आपको सबको करना है। कई बार हम देखते हैं कि इत संज्ञा होगी, ठीक है, हलंतम से इत संज्ञा होगी, इसके आधार पर क्या हुआ, हलंतम के आधार पर हमारी इत संज्ञा होगी, लेकिन नहीं मिला। भाई एक ही तो आपने पढ़ा, लेकिन वहां तो इत संज्ञा के हमने देखा कि हमने तो 6 सूत्रों का वर्णन किया इत संज्ञा के, तो उन 6 सूत्रों को देखना है, कौन कौन से 6 सूत्र ये आपको देखना है। संयोग संज्ञा की, ये लोप संज्ञा की बात करते हैं, लोप किस किस से होता है आपको देखना है। लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्रों के माध्यम से लोप हुआ, आपको पता है लोप हो गया, आपने अदर्शनम लोपे से लोप कर दिया, लेकिन क्या लोप दूसरे ढंग से वहां पर नहीं हो सकता। जितने ढंग से हो सकता है सारे ढंग का अलग अलग आपको आकलन करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समस्याएं आती हैं। ठीक है, ये समस्याएं आती है। मेरे 3 दशकों के अनुभव में, लगभग 30 साल हो गए मुझे इस एजुकेशन के फील्ड में पढ़ाते हुए, और इतने सारों, मतलब इतने लंबे दशकों में, ठीक है, 30 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में मैंने देखा है कि जो शिक्षार्थी बहुत चरम सीमा पर, चरम बिंदु पर गया, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, उससे भी जब सवाल किया जाता है कि भाई लोप संज्ञा के कितने सूत्रों को जानते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये तो हमने नहीं देखा, लोप इससे होता है, हमने तो इससे कर दिया। सबसे नहीं होगा भाई, अलग अलग ढंग से होगा। उन सारी चीजों का आकलन कीजिए। सारी लघु सिद्धांत कौमुदी को आपने रट के डाल दिया, लेकिन सवाल पूछा गया भाई लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने प्रकार के सूत्रों का उल्लेख हुआ है, बोले ये तो नहीं पता, ये तो हमने देखा ही नहीं।
संज्ञा चे, परिभाषा चे, विधि नियम एवं चे, अति देशो अधिकार षड्विध सूत्र लक्षण। 6 प्रकार के सूत्रों की चर्चा हुई है। भाई संज्ञा सूत्र कौन से होते हैं, परिभाषा सूत्र कौन से होते हैं, अतिदेश सूत्र कौन से होते हैं, अधिकार सूत्र कौन से होते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा आप कीजिए ना। तो ये सारी चीजों का विश्लेषण आपको करना है, जहां पर भी पढ़े, जैसे ही पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास आइए, जहां भी पढ़ते हो ठीक ढंग से आप पढ़िए, किसी भी ढंग से पढ़िए, लेकिन इन चीजों का आकलन आपको करना है, आपको देखना ही है। संहिता, अब संहिता और संहिता में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जब संहिता की बात करते तो संहिता लगा देते, जब संहिता की बात करते भाई परे सन्निकर से संहिता, आदिर अंतेन संहिता, दो अलग अलग चीजें। उच्चारण में फर्क हो रहा है, लिखने में फर्क हो रहा है, आप गौर कीजिए। जो करते हैं उनके लिए बात नहीं, उनके लिए मैं इतनी बातें नहीं बोल रहा हूं, जो नहीं करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जो उनको पता है उनको तो पता ही, उनके लिए तो मैं कौन होता हूं यहाँ पर, ठीक है। उनके लिए सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए सारी चीजें बता रहा हूं कि आपको इन चीजों में गौर करना है यहाँ पर। अब प्रयत्नों की बात, हम प्रयत्नों की चर्चा करें, हम बाह्य प्रयत्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार के, स्पृष्ट है, ईशत स्पृष्ट है, ईशत विवृत है, विवृत है, ठीक है, समृत है, इनकी हम चर्चा करेंगे। कौन ऐसा प्रयत्न है जो समृत भी हो जाता है, जो विवृत भी हो जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। बाह्य प्रयत्न में 11 प्रकार के, 11 प्रकार के जो प्रयत्न होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। हर जगह करते हो, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ। कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है जिनमें आपको ध्यान रखना है। विवार, संवार, संवार मतलब ये नाद, ये तो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। उदात अनुदात आप पढ़ेंगे, ठीक है। अल्प प्राण महाप्राण आप पढ़ेंगे, सारी चीजें आप पढ़ेंगे, कोई विशेष थोड़ी पढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन किस ढंग से आपको पढ़ना है, कैसे उसको आकलन करना, उन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर उच्चारण स्थानों की चर्चा करेंगे, पदों की चर्चा करेंगे, ठीक है। उच्चारण स्थल आपने भली बात ही पढ़ लिया। फिर सवाल पैदा हुआ कि हमने तो पाणिनि शिक्षा में एक तो उरस का भी उल्लेख किया है, पाणिनि शिक्षा में उरस भी उच्चारण स्थल बताया। ये तो आपके उच्चारण स्थलों में तो उरस का वर्णन हुआ ही नहीं। भाई पाणिनि शिक्षा में क्यों हुआ है, किस दृष्टिकोण में हुआ है, किस ढंग से हुआ, किस एंगल से पाणिनि शिक्षा में उन्होंने उरस का वर्णन किया, ये भी तो आप चर्चा कीजिए, देख लीजिए क्यों हुआ है। उच्चारण स्थल जब आपने कंप्लीट आपने पढ़ लिया, उरस का तो कहीं उल्लेख हुआ ही नहीं। हमने तो न हिंदी में पढ़ा न संस्कृत में पढ़ा। हाँ, जो पारंपरिक पद्धति से पढ़ने वाले लोग हैं या जिन्होंने बहुत डीपली पढ़ा है, जिन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा है, उनको पता चला कि उरस भी कहीं होता है, या देख लिया किसी पुस्तक में, किसी पासबुक में उरस का वर्णन किया। भाई क्या होता है आप पढ़िए, क्यों वर्णन किया उसको पढ़िए। दूसरे के साथ बहस करने से ज्यादा देखिए कि किस दृष्टिकोण से इसका वर्णन किया गया था, ठीक है। मान लीजिए टंकी है, पानी की टंकी, उसमें से गर्म पानी भी आ रहा, उसमें ठंडा भी पानी आ रहा, उसमें मीडियम भी पानी आ रहा, उसमें सारे उसी से पानी आ रहे। ये गर्म की होगी, ये ठंडी की होगी। इसी प्रकार से अलग अलग उच्चारण स्थल हो गए, कुछ मुख हो गया, जिह्वा हो गया, नासिका हो गया, ये सारी चीजें हमारे होगी। लेकिन वो आ कहां से रहे हैं, वो आ कहां रहे, उत्पत्ति तो यहीं से हो रही है ना। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न तो यहीं से उत्पन्न हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। हवा तो प्राणवायु जो है वो तो हमारे अंदर ही विद्यमान है ना। उसी प्रकार जो है वो उरस काम करता है यहाँ पर। जैसे एक टंकी में से अलग अलग तरह का पानी आ रहा है, लेकिन वो मूल पानी तो उस टंकी में से ही आ रहा है ना। इसी प्रकार से जो उत्पत्ति स्थल है वो यहाँ से। अब उरस कौन सा माध्यम होता है, कौन सी हवा को खींचता है, प्राणवायु कहाँ होती है, सारा दृष्टिकोण आपको देखना। और जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, जब तक वैज्ञानिक ढंग से किसी के पास बैठ के इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, नहीं हो सकता। आप शय में भेद नहीं कर सकते। ऋतु रसायन मूर्धा में कौन सा मूर्धन्य शकार है, कौन सा तालव्य शय और कौन सा दंत शय देख दोगे, लिखा हुआ आपको दिख जाएगा यहाँ पर। लेकिन शुद्ध ढंग से उच्चारण कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा शुद्ध ढंग से उच्चारण यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आपको इन चीजों का देखना है, क्योंकि ये भाषा है। जब हम शिक्षा देते हैं और शिक्षा लेते हैं तो बहुत फर्क हो जाता है यहाँ पर। उसको ग्रहण करने में आप आसानी से ग्रहण कर लोगे, सामने वाला बता, लेकिन जब आपके सामने 1000 बच्चे बैठे होंगे, किस ढंग से आप उनकी समस्याओं का समाधान करोगे, कैसे एक एक बच्चे की जिज्ञासा को शांत करोगे, इसके लिए समय लगता है। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जब तक आपको नहीं आएगी तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हाँ, यदि एक नंबर लेकर के एक सर्विस प्राप्त करनी है तो एक अलग विषय है, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। लेकिन आपको सारी की सारी चीजें डीपली पढ़नी ही पड़ेंगी। हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित सूत्राणाम आधार स्वर व्यंजन विसर्ग संधिनाम ज्ञानम सूत्रण स्वरम संधि संदेश विचार, ठीक है। ये सामान्य सी प्रक्रिया हम कर देंगे। संधि और समास एक सामान्य सी प्रक्रिया कर देंगे। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी है तो लघु सिद्धांत कौमुदी ही है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इको यणची एचो आय आद गुण वृद्धि रेची आके सवर्ण दीर्घ, सामान्य सी प्रक्रिया स्वर संधियों की हम कर देंगे, ठीक है। उसके आगे मतलब जो वर्ण एंग पदांत दति। अब कौन सा पूर्व रूप का सूत्र है, कौन सा पर रूप का सूत्र है, पूर्व रूप कब होता है, पर रूप कब होता है, अक सवर्ण दीर्घ में स्वर्ण संज्ञा क्या होती है, उदात्त संज्ञा क्या होती है, ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह में प्रग्रह क्या होता है,
ठीक है, प्लुत प्रग्रम अचिनित्यम कहाँ काम आता है, ईदु दे द्विवचनम कहाँ काम आता है, ये सारी की सारी चीजें सामान्य से प्रक्रिया आप कर लेंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा समाधान। इसलिए मैं बार बार आप कह रहा हूं कि जहां पढ़े, जिस ढंग से पढ़े, जिस पुस्तक से पढ़े, जिस व्यक्ति से पढ़े, अपने साथी के साथ संपर्क करके कैसे भी पढ़े, लेकिन डीपली आपको जाना है, क्योंकि हमारी एक ही समस्या होती है कि ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया। कुछ नहीं होता आउट ऑफ कोर्स, हमने अध्ययन ठीक ढंग से नहीं किया, इसलिए कई बार हम आउट ऑफ कोर्स की चर्चा करते हैं। इन सारी चीजों का विश्लेषण हम करेंगे बारी बारी, जब भी कहीं न कहीं मतलब समय होगा उसके अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि कोई बहुत विशेष नहीं है, विसर्ग संधि है, जो जैसे हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से सारी की सारी चीजों की वो करेंगे, समाधान करेंगे। अब निम्नलिखित छंदों की बात करते हैं, ठीक है। छंद में सबसे बड़ी समस्या होती है कि मतलब छंद का जो लक्षण होता है उसको हम केवल देख लेते हैं, उसको ठीक ढंग से पहचानते नहीं है, पहचानना पड़ेगा। अनुष्टुप की बात है तो पहचानना पड़ेगा। श्लोके षष्ठे गुरुम गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुर्पादियो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम अन्यो। एक एक शब्द का लक्षण याद करना पड़ेगा, एक एक शब्द का अर्थ याद करना पड़ेगा। और जब उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा, जब उसका अनुवाद आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपसे पूछा कि सातवां वर्ण जो है वो सम में लघु होता है कि विषम में लघु होता है, फिर आप ये नहीं कह सकते कि सम कौन सा होता है और विषम कौन सा होता है। भाई आपने देख लिया ना, दूसरा चौथा सम होता है, पहला तीसरा विषम होता है। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया तीसरी क्लास का बच्चा बता देगा। फिर आपको देखना है कि लघु कहाँ हुआ, गुरु कहाँ हुआ, कौन से वर्ण पर लघु होता है, कौन से वर्ण पर गुरु होता है, अनुस्वार वाला गुरु क्यों हो गया, विसर्ग वाला गुरु क्यों हो गया, आधे से पहले वाला गुरु क्यों हो गया, ठीक है, संयुक्त वर्ण क्यों लघु हो गया यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं देखेंगे कैसे समस्याओं का समाधान होगा। आपने रट रखी है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा अक्षर आ जाता है, ऐसा वर्ण आ जाता है वहां पर कि पता चलता है कि ये तो लघु भी नहीं लग रहा, गुरु भी नहीं लग रहा। क्या करें, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज को प्रैक्टिकल आर्या देखना पड़ेगा। मात्रिक छंद है तो क्यों, कौन से चरण में 12 मात्राएं होती हैं, कौन से चरण में 18 मात्राएं होती है, कौन से चरण में 15 मात्राएं होती है, याद रखना पड़ेगा। मात्रिक छंद है आर्या, मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं, ठीक है, वर्णों की गिनती कैसे करते हैं, सब चीजें आप पढ़ते हैं। मैं नहीं थोड़ी बता रहा हूं यहाँ पर, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक नहीं करेंगे, मैं देखता हूं सब कुछ आपने रट रखा है, आपने कह दिया कि ठीक है ये 12 हो गई, 18 हो गई, 15 हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, चौथे चरण में ये हो गया, दूसरे चरण में ये हो गया, पहले तीसरे में ये हो गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे करके देखते हैं, पता चल रहा है एक मात्रा छोटी आ रही है, एक मात्रा बड़ी आ रही है, ठीक है। फिर वहां पर हमने पता चला कि भाई ये कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या पता, तो बोलिए तो पता ही नहीं कम हो रही है ज्यादा हो रही है, कभी 2 मात्रा ज्यादा आ रही है, कभी 1 मात्रा, नहीं चलेगा। जब तक रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा बंधुओं। इंद्र वज्रा की मैं बात करता हूं, शाद इंद्र वज्रा यदि तव जगोगे, मैंने केवल लक्षण ही पढ़ दिया, ये शाद इंद्र वज्रा यदि तव जगोगे। अब मेरे केवल इतना कह देने समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या, मेरा इतना कह देने समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इंद्र वज्रा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, क्यों होते हैं आपको देखना ही देखना पड़ेगा। अंत में लघु गुरु क्यों होता है आपको देखना ही पड़ेगा, लघु होता है कि गुरु होता है आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों लास्ट में आपको गुरु ही नजर आ रहा है, क्या इसके पीछे कोई कारण नहीं होगा। उपेंद्र वज्रा जतदास ततव गौ क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्या आपको इसके पीछे लक्षण देखना नहीं पड़ेगा। सब चीजें प्रैक्टिकली देखनी पड़ेगी। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम स्वयंभू बन जाते हैं, अपने आप ही विद्वान बन जाते हैं, अपने आप ही विदुषी बन जाते हैं। विरोध नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि चाणक्य भी यही कहते हैं और सुकरात भी यही कहते हैं, शिक्षार्थी को मतलब हकीकत बता देनी चाहिए। शिक्षक का पहला दायित्व होता है, परम दायित्व होता है, अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। और मैं इसीलिए कड़वा सच बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जैसा एक भी व्यक्ति मैंने तैयार कर दिया मेरे कैरियर में, ठीक है, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा 30 सालों में। और तैयार हुए होंगे, बहुत से तैयार हुए होंगे, आप भी बिल्कुल मेरी बात गौर से सुनने वाले लोग हैं। कड़वा सच जो है स्वीकार करना ही चाहिए, यहाँ पर कर लो, आज नहीं तो कल ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, आने वाली हैं सारी चीजें आपके काम आएंगी, ठीक है। क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण तो शिक्षक का होना ही होना चाहिए यहाँ पर। ये नहीं कि बस अब हो गया, पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अरे आने वाली चीजें हैं उसको बता दो पहले से। एक एक चीज को आपको कंठस्थ याद करना है। मैं ये नहीं कह सकता ये मेरे पास आ जाए, मैं 4 दिन में आपको सर्वे सर्वा बना दूं, कुछ नहीं हो सकता। हम एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाने वाले लोग हैं। हम सिर्फ मतलब क्या कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको काम अपनी मंजिलें खुद तय करनी है। हम तो एक वृक्ष को क्या एक दिन पैदा कर देंगे, नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप क्या कर सकते हो, आप बाड़ लगा सकते हो, आप उसके इर्द गिर्द पशुओं से उसकी रक्षा कर सकते हो, आप उसका अंकुरण नहीं कर सकते, ठीक है। अंकुरण खुद होगा, उसको मिट्टी उसके ऊपर पड़ेगी, पानी उसके ऊपर पड़ेगा, बाहर से जितने पोषक तत्व खुद अपने आप लेगा, स्वेच्छा से ऊपर बढ़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हम अभिभावक लोग, हम पेरेंट्स लोग, हम शिक्षक लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं आपको। हाँ, अपने अनुभव के आधार पर आपको रास्ता, यदि आपने अच्छे आदमी के माध्यम से चुन लिया तो अच्छी बात है, अन्यथा फिर ये सारी दुनिया है, दुनिया के दस्तूर आप भली भांति जानते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, बड़ी जल्दी आप सर्विस मिलेगी।
उपजाति की मैं बात कर रहा हूं, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा मिलकर के उपजाति हो जाते हैं। कितने चरण हो जाते हैं? क्या 2 ही चरण होते हैं? क्या 4 चरण हो जाते हैं? क्या पहला और तीसरा होते हैं? क्या दूसरा और चौथा होता है? सारी की सारी चीजों के बारे में आपको समीक्षा करनी है यहाँ पर। इस प्रकार सारे छंदों की हम चर्चा करें। हम वंशस्थ की जतोतु वंशस्थम उदीरितम जरो, द्रुत विलंबितम न बहु भरो, क्यों हो गया न बहु भरो, क्या होता है न बहु भरो, ठीक है। भुजंग प्रियात में क्यों चतुर्भी यकार 4 यकार किस तरह से हो जाते हैं, ये सारे की सारे। वसंत तिल का उगता, वसंत तिल का तब जा जगोगे। लक्षण मैंने नहीं रखे, मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज को आप रटिए। क्यों हम उक्ता किसे कहते हैं, तब जा जगोगे में क्या होता है, कितनी चीजें होती है। यदि एक एक चीज को आप ठीक ढंग से आपने विश्लेषण कर लिया तो कुछ नहीं बचेगा बंधुओं, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ आपके सामने है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूं या मैं 5 साल से तैयारी कर रही हूं। क्यों भाई, अरे एक ही बार तैयारी में सब कुछ हो जाता है। कैसे कह सकते हो कि हमने 2 साल होती है? यदि आपने दूसरी बार तैयारी की तो पहली बार आपने कोई ना कोई कमी छोड़ी है। कमी छोड़नी ही नहीं है हमें। अगर दूसरी बार की और अगर तीसरी बार की तो आपकी पहली और दूसरी बार में कोई कमी थी। इस प्रकार तो आप कितनी ही बार करते रहेंगे, समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आप सही का मतलब चयन कीजिए, ठीक है, सही का चयन कीजिए। आप सही का चयन कीजिए, निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सही का चयन लक्ष्य की प्राप्ति में बार बार कहता हूं, सिद्धिर भवति कर्मजा, ठीक है। कर्मों से सफलता मिलती है, सदकर्म करने से सफलता मिलती है। सपने देखने से कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। ये कहने की बातें हैं, कागजी मतलब चीजें हैं यहाँ पर, हवाई हवाई है, कुछ नहीं होने वाला। यथार्थ तो यथार्थ होता, दृष्टिकोण आपको देखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नन्मय ये भोगी लोकई मालनी, मंदा क्रांता क्या है, शिखरणी क्या है, शार्दुल क्या है, सर मतलब ये सब चीजों का वर्णन करेंगे, ठीक है, सारी चीजों का वर्णन करेंगे। भोगी लोकई हमने चर्चा की दी, भोगी लोकी की हमने चर्चा की थी। भोगी क्या होता है, लोक क्या होता है, भोगी की संख्या कितनी होती है, लोकों की संख्या कितनी होती है। भोगी की संख्या यदि 8 है तो क्यों सांपों के वंश को 8 ही माना गया। लोक की संख्या यदि 7 है तो क्यों लोकों को 7 ही माना गया। हमने तो 3 लोक भी सुने, क्यों हम 3 लोक नहीं कह सकते, लोकों की संख्या 7 ही क्यों है। इस सारे का सारा जो आउटर एरिया है इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, इसकी तह में जाना पड़ेगा, इसकी नींव में जाना पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता एक दिन में, कुछ नहीं हो सकता अकेली पुस्तक से। दुनिया में यदि पुस्तकों में ही ज्ञान होता तो सारे पुस्तक प्रेमी बहुत बड़े विद्वान होते, और मतलब सबसे बड़े विद्वान एकांत में बैठने वाले होते यहाँ पर, ठीक है। होते हैं एकांत में बैठने वाले विद्वान, लेकिन अपने जैसे 10 लोगों के बीच में जाके बैठते तब पता चलता है मैं कितने पान। अपने आप में तो सारी दुनिया शंभु होती है, ठीक है। विशेष रूप से इन सारी की सारी चीजों का आपको आकलन करना, तभी जाके समस्याओं का समाधान हो पाएगा। मैं बात कर रहा था छंदों की, आगे हम बात करते हैं। आगे छंदों के बाद में यदि अव्ययों की बात की तो ये तो सामान्य सी प्रक्रिया, अव्यय व्याकरण की दृष्टि से अछूते रहने वाले, सब चर्चा हमने कर ली, सारी चर्चा हमने कर ली। 4 प्रकार के अव्ययों की भी हमने चर्चा कर ली, क्रिया विशेषण की भी हमने चर्चा कर ली, ठीक है। सब चीजों को हमने पढ़ लिया, मतलब संबंध सूचक भी हमने बात कर ली यहाँ पर, समुच्च बोधक की भी हमने चर्चा कर ली, विस्मयादि बोधक की भी हमने चर्चा कर ली। लेकिन सवाल सामान्य रूप से पूछा गया कि व्याकरण की दृष्टि से वो कौन से तत्व है जो अछूते रह जाते हैं, व्याकरण की दृष्टि से वो कौन से शब्द है जो अछूते रह जाते हैं। अब भाषा समझ में नहीं आई हमारे, भाई अछूते का मतलब क्या, हम कौन सा उसको छू करके देख रहे हैं। भाई अछूते का मतलब ये कि जिनमें विकार पैदा नहीं होता। अछूते का मतलब वो है कि जिनमें परिवर्तन नहीं आता। संज्ञा सर्वनाम तो विकारी शब्द है, इनमें तो परिवर्तन आ रहा है। अछूते मतलब कोई विकार पैदा नहीं होता, वही अव्यय होते। अब उसको हम यही छांट नहीं पाए कि अछूता क्या हो गया। भाषा है, परिभाषा है, बदल जाएगी, भाषा परिभाषा बदल जाएगी, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। राम का रूप है, ये रूप जो है, रूप शब्द रूप है, बहुत अच्छी तरह से आप भली बात ही जानते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता रहा आपको। धातु रूप की हम चर्चा करेंगे, बस आपको यह ध्यान रखना है कि परस्मयी पद की धातु किस तरह से काम करती है, आत्मनेय पद की धातु किस तरह से काम करती है। आप इतना जानते हैं कि पठ लिख धातु है जो है वो परस्मयी पद की है, और सेव धातु जो है वो मतलब क्या है, आत्मनेय पद की। क्यों है आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों इसमें लकार बदल जाते हैं, क्यों उसमें लकार बदल जाते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। कौन से लिंग और कौन से काल के साथ परस्मयी पद काम करता है, कौन से लिंग वचन के साथ आत्मनेय पद काम करता है, आपको ध्यान रखना है। केवल सेव के रूप रट लेने से या फिर केवल पठ के रूप रट लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेवल बहुत डीपली चले जाते हैं, ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया, आप भली बात इस चीज को जानते हैं। पुस्तकों से केवल कुछ नहीं हो सकता। हम इधर के भी नोट्स ले लिए, उधर के भी नोट्स ले लिए, इधर के भी नोट्स ले लिए, पाव भाजी बना करके खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कड़वा है, यथार्थवादी दृष्टिकोण बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। हकीकत हकीकत ही होती है यहाँ पर। इतने वर्षों से, 30 वर्षों से मैं यही देख रहा हूँ, 30 वर्षों से ये देख रहा हूं कि आगे वही व्यक्ति जाएगा जो बिल्कुल गहराई में उतरेगा, एक एक चीज का विश्लेषण खुद करेगा। दूसरे पर आश्रित होने वाला कभी आगे नहीं जाएगा, कम से कम एजुकेशन में तो नहीं जाएगा। तुमने कह दिया तेरे नोट्स ले ली, तेरी कॉपी ले ली, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। ये यथार्थवादी दृष्टिकोण आज नहीं तो कल सच्चाई सब बता देती है यहाँ पर। सिद्धांत भली भांति आप जानते हो सारे के सारे, साइको मनोविज्ञान आपने पढ़ रखा है।
तो मैं परस्मयी पद की बात करता हूं, मैं आत्मनेय पद की बात करता हूं, मैं उभय पद की बात करता हूं। क्यों परस्मयी पद में धातु एक रूप में किस ढंग से काम करती है, आत्मनेय पद में कैसे काम करती है, उभय पद में कैसे काम करती है। उभय यानी दोनों, मतलब कुछ धातु परस्मयी पद की भी होती है और कुछ धातु आत्मनेय पद की भी होती है। क्या खास बात है इन धातु में, ठीक है। कुल कंप्लीट जो धातु लगभग 2000 रूट्स हमारी होती है, लगभग 2000 धातुएं जो संस्कृत की हैं, वो कितने खंडों में हमने उनको बांट दिया, ठीक है, कितने गणों में हमने उनको बांट दिया। एक गण में कौन सी धातु आती है, दूसरे गण में कौन सी धातु आती है। यदि हमने एक गण में एक धातु बांट दी तो इसमें क्या समानता रही होगी, कुछ तो समानता रही होगी कि हमने 10 गणों में बांटा, अन्यथा हम 10 गणों के बजाय 8 गणों में बांट देते, ठीक है, या फिर हमने 10 में बांटा तो उसको 5 में बांट देते। क्या कारण रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजों पर आपको विश्लेषण करना, आपको गौर करना है, और ये गौर तभी हो पाएगी जब किसी अनुभव व्यक्ति के संपर्क में आप जाएंगे। कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इन चीजों का आकलन जरूर करिए, इनका विश्लेषण जरूर करिए। आगे हम बात करते हैं प्रत्ययों की। प्रत्ययों की सामान्य सी प्रक्रिया, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हम जब पढ़ेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। स्नातक स्तर की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अलंकारों के ज्ञान की हम बात करें, लक्षण उदाहरण की बात, जैसे मैंने छंद की बात की वैसे ही हम अलंकारों की बात करते हैं। जैसे छंद की चर्चा की वैसे ही हम अलंकारों की चर्चा करते हैं। हम कई बार क्या होते हैं, सारे अलंकारों को हमने अनुप्रास को, यमक को, सबको पढ़ लिया, हमने शब्दालंकारों को भी पढ़ लिया, हमने अर्थालंकारों को भी पढ़ लिया, हमने उभयालंकारों को भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, कंप्लीट विश्लेषण कर दिया, कंप्लीट आकलन हमें कर दिया। कई बार कोटेशंस जो होती है लक्षण ग्रंथों की, वो भी हमें ध्यान रखनी होती है। हम कोटेशंस पे गए ही नहीं, भाई किस व्यक्ति ने कौन से ढंग से अलंकारों को परिभाषित किया इसके बारे में हमने कहा नहीं। किसी ने हार के समान बना दिया, हमने उसकी चर्चा कर ली, कोई मोटी मोटी देख ली। किसी ने किस ढंग से उसकी परिकल्पना और परिचर्चा की, उनको एक एक चीज को आपको देखना है। और जो सिलेबस में 4 लोग लगे उनसे इतर भी 4 लोगों के बारे में आपको गौर करना है। जो 4 लोग सिलेबस में लगे हैं उनसे इतर भी, उनसे भिन्न भी आपको उन 4 लोगों के बारे में क्या, क्योंकि वो तुलनात्मक रूप से समीक्षा करेंगे, तुलनात्मक रूप से समीक्षा करेंगे। विभावना यदि अलंकार आपके पर लगा हुआ है यहाँ पर, तो विशेषोक्ति को भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक विशेषोक्ति अलंकार को नहीं पढ़ेंगे तब तक विभावना पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे विपरीत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बार बार विद्वान कहते हैं कि भाई एक रेखा वो छोटी है बड़ी है, कैसे निर्णय करोगे, उसके साथ दूसरी रेखा खींचनी ही पड़ेगी आपको। जब तक दूसरी रेखा नहीं खींच पाओगे तब तक कैसे कहोगे कि पहले वाली लाइन छोटी है कि पहले वाली लाइन बड़ी है। समीक्षात्मक रूप से देखना पड़ेगा, तुलनात्मक रूप से देखना पड़ेगा, आपको दोनों चीजों को समान रूप से देखना पड़ेगा, तब जाके समस्याओं का समाधान हो पाएगा। यह आपको देखना पड़ेगा। विभावना के साथ विशेषोक्ति आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार सारे के सारे अलंकारों में जो एक दूसरे के साथ कहीं तुलनात्मक समीक्षा है वो आपको देखना ही देखना पड़ेगा। सामान्य से रूप में हम अलंकारों की चर्चा करते हैं, आगे बढ़े। अब हम समास की बात कर रहे हैं। जैसे मान लिए समास का सबसे बड़ा समस्या का हम तो सबसे बड़ी यही होती है, भाई होते कितने, कोई बोल रहे 4 होते हैं, कोई बोल रहे 5 होते हैं, हमने हिंदी में तो 6 पढ़े यहाँ पर। तो आपको देखो ना कहाँ किसके आधार पर लिखा हुआ है। भाई जब लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर लिखा है तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी का आकलन कीजिए, ऑथेंटिक पुस्तकें लीजिए, उनसे पढ़िए। क्यों पासबुकों के चक्कर में पढ़ रहे हैं, विरोधी नहीं हूँ पुस्तकों का मैं, लेकिन जो ऑथेंटिक पुस्तक है उसको तो लीजिए। उसके बाद फिर आप देख लीजिए, आपके पास हेल्प बुक के लिए किसी भी रूप में देख लीजिए। 4 कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए, 5 क्यों कह रहे हैं ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे वर्णों को लेकर विवाद हो जाता है। चलो मैं वर्णों में नहीं जा रहा, फिलहाल मैं समासों की बात कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाया कि चलो भाई हम समास पढ़ते हैं, सबसे पहले आज हम केवल समास की बात करेंगे। फिर बच्चा बोलता है शिक्षार्थी ये केवल कहां से आ गए, तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, मैं तो 4 बार दे चुका। ये और बोलते हैं मैं तो 4 बार दे चुका रेट, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मैं कहूंगा भी 4 बार और देगा अगर तूने नहीं पढ़ाया तो भाई कोई बात नहीं, यथार्थवादी दृष्टिकोण लग जाएगा 2 मिनट के लिए, बुरा क्या फर्क पड़ रहा है। आप समझ में आ गई तो अगली बार देना नहीं पड़ेगा, नहीं समझ में आ गई तो और 4 बार दे लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे। अरे भाई नहीं पढ़ा तो पढ़ो ना। जब हम बता रहे हैं आप लोगों को, कोई अनुभवी व्यक्ति बता रहा है, 30 साल सर पे लिए मैंने अनुभव के, मैं बता रहा हूँ, और विद्वान जो आपको बता रहे हैं, आपके एक्सपर्ट बता रहे हैं, आपके साथी लोग बता रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका वो बता रहे हैं कि आपको पढ़ना, और फिर आप बहस करके बैठे हो कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं चलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपको देखना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या उसमें खास बात है उसमें समास में, ठीक है। दूसरों की पढ़े, तीसरे की पढ़े, तत्पुरुष को पढ़े, तत्पुरुष का भेद कर्मधार है, कर्मधार का भेद दिगु है, या दिगु किसका भेद है, तत्पुरुष किसका भेद है, समास कौन सा, तत्पुरुष की दूसरी पीढ़ी कौन सी है, तत्पुरुष की तीसरी पीढ़ी कौन सी है, सब देखना पड़ेगा। नहीं देखा पहले तो अब देख लो, जब तक नहीं देखोगे समस्याओं का समाधान नहीं होगा बंधु, वो देखना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से मैंने कहा कि जो लेवल है उसको देखिए। रीट का लेवल है तो रीट को देखिए, फर्स्ट ग्रेड का लेवल है फर्स्ट ग्रेड को देखिए, थर्ड ग्रेड का लेवल है थर्ड ग्रेड को देखिए। जिस लेवल पर आप पढ़ रहे हो सारे लेवल को देखना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी कुछ विद्वानों की समस्या ये होती है कि एक लेवल पढ़ लिया तो उसी को लाइफ टाइम चलाएंगे, नहीं चलने वाला।
दो दो चार पहली कक्षा में होते हैं, ग्रेजुएशन में अलग होते हैं, पीजी में अलग होते हैं, सबका लेवल अलग है, सबका स्तर अलग है, हर स्तर को लेकर के आपको चलना है, तब समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं आगे की चर्चा करूं, संस्कृत के अनुवादों की बात करूं, देखो इसमें हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, ये कारक आधारित है। जब आप कारक प्रकरण को पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी वाक्यों का अनुवाद भी आपका आ जाएगा, शुद्ध अशुद्ध भी आपको आ जाएगा, कंप्लीट विभक्ति प्रकरण भी आपका क्लियर हो जाएगा, अनुवाद 100% आपको समझ में आ जाएगा। उसमें आएगा क्या भाई, जब कारक प्रकरण आपने पढ़ लिया और आपने लिख दिया कि सह पादेन खंजे अस्ति, ठीक है, और आपको पता है कि शरीर के जिस अंग में विकार है, ठीक है, उसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग करेंगे, तो उन्होंने लिख दिया कि से पादम खंजे अस्ति, तो आप उसको द्वितीय को तृतीया कर देंगे, क्या देर लगाएंगे, बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे, इसलिए कर देंगे दूसरी को तीसरी, क्योंकि आपको पता है अंग विकार में ये रंग विकार है, तृतीया का प्रयोग होता है। तो उधर से आपका कारक प्रकरण भी तैयार हो गया, इधर से आपका शुद्ध अशुद्ध भी तैयार हो गया, आपका अनुवाद भी बिल्कुल सही हो गया यहाँ पर। तो ये 2-3 चीजें एक साथ मिलके चलती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार एक ढंग से अच्छी तरह से एक बार उसका आकलन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं से भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, एक बार उसको पढ़ लीजिए, समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं मूल रूप से कारक प्रत्यय समास आधारित अशुद्धि संशोधन। ये तो सारी चीजें हम पढ़ चुके होंगे, और पढ़ चुके तो ऑलरेडी इनका समाधान अपने आप कर देंगे। आगे देखते हैं, निम्नांकित पुस्तक का नाम सामान्य अध्ययन। अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ पुस्तकों का सामान्य अध्ययन हमारे लगे होता है और कुछ पुस्तकों का विशिष्ट अध्ययन हमारा लगा होता है। तो आपको यह देखना है कि जब आपने रामायण का सामान्य अध्ययन पढ़ लिया तो फिर बहुत से शिक्षार्थी फिर उसको तीसरी अगली यूनिट में लेके अब हम इसका विशिष्ट अध्ययन करेंगे। भाई ऐसा क्यों दो बार कर रहे हो भाई, किसी पुस्तक का आपने सामान्य अध्ययन करना है तो आप उसका विशिष्ट अध्ययन ही कर लो ना, आप उसको गहराई से ही पढ़ जाओ ना पूरी की पूरी। तो जब आपने कंप्लीट उसका विशिष्ट अध्ययन कर लिया तो सामान्य अध्ययन तो अपने आप ही ना क्लियर हो गया। उसमें क्या बच गया, उसमें कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचने वाला। इसलिए दो बार उसको क्यों कर रहे हो, उसको एक ही बार करो। सामान्य अध्ययन में केवल कवि का नाम होता है, पुस्तक का नाम होता है, रचना का नाम होता है, कहाँ से संबद्ध वो है, उसमें अंक कितने, उसमें छंद कौन सा, उसमें अलंकार कौन सा, उसमें नायक कौन सा, उसकी नायिका कौन सी, उसकी शैली कौन सी है, ठीक है, उसकी रीति कौन सी, यही तो चीजें होती हैं। कंप्लीट जब आपने उन लक्षण ग्रंथों को पढ़ा है तो वो सारी की सारी चीजें उसी में होती है। इन ग्रंथों का जो है आपको कहीं ना कहीं सामान्य परिचय लेके चलना है। नीति शतक भर्तृहरि का, करातार्जुनीयम प्रथम सर भारवी। अब यहाँ पर समस्या क्या होती है, हम बात करते हैं कि भाई भारवी के करातार्जुनीयम को हमने पहले सर को हमने पढ़ा, कंप्लीट पहले सर को हमने रट के डाल दिया, पूरा पहला सर्ग हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सवाल पूछा गया कि भारवी की कृति इनमें से कौन सी नहीं है, तो वो तो पहले सर्ग में नहीं लिखी थी ना। फिर बोलेंगे कि आउट ऑफ कोर्स आ गया। भाई कैसे आउट ऑफ कोर्स आ गया, अरे जब आपको भारवी का कृति का बारे में वर्णन करना बता दिया, उसका पहला सर्ग आपको पढ़ना बता दिया, तो उसके आसपास की सारी चीजें तो आप पढ़ोगे, उसके विषय वस्तु तो पढ़ोगे, उसमें कितने सर्ग लगे हुए ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें छंद रस अलंकार कौन सा ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, भूमि का भाग तो आप पढ़ोगे। यदि किसी बिल्डिंग 10 मतलब कमरों की बिल्डिंग में आपको किसी 10वें नंबर के कमरे में जाना है तो फिर आप यूं कहोगे 1 2 3 4 कहां, मुझे कोई लेना देना नहीं, सीधा 10 में जाएंगे, सीढ़ियां तो चढ़ के आएंगे। सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। समस्या ये होती है हमारे सामने, पहला सर्ग लगा है तो पहले ही सर्ग को हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। भूमिका पढ़नी पड़ेगी आपको, विषय वस्तु पढ़नी पड़ेगी आपको, कवि का परिचय पढ़ना पड़ेगा, कवि की रचनाएं कौन कौन सी है आपको पढ़ना पड़ेगा, भारवी का कंप्लीट जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा, भारवी को आत्मपात्र की संज्ञा किसने दी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, भारवी का कौन सा कथन बहुत महत्वपूर्ण है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, भारवी की शैली क्या है आपको पढ़नी पड़ेगी। कंप्लीट चीजें जब हो जाएंगी फिर आप उसके पहले सर्ग में जाएंगे, चर्चा करेंगे। ये सारी पुस्तकों पर लागू होता है, कंप्लीट पुस्तकों पे। किसी का 5वां सर्ग लगा है, अभिज्ञान शकुंतल का 5वां सर्ग लग गया, चौथा सर्ग लग गया, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रम्य शकुंतला, फिर हमने शुरू के 3 सर्ग को हमने पढ़ा नहीं, हम तो 4 सर्ग को पढ़ेंगे। अरे जब तीनों के पात्रों को नहीं जानेंगे आप, तीनों के परिचय को नहीं जानेंगे आप, तीनों की कहानी को नहीं जानेंगे, तो चौथे सर्ग में बीच में से कहानी कैसे पैदा कर लेंगे, स्टोरी तो समझ में आएगी ना। सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा, यही बात मैं बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता 2 अध्याय की हम चर्चा करेंगे, अभिज्ञान शाकुंतल कंप्लीट, कठोपनिषद पहला अध्याय प्रथम वल्ली, ठीक है, पहले अध्याय की प्रथम वल्ली, वल्लियों में बटा हुआ, जैसे हम शिक्षा वल्ली है, ये वल्ली है, वो वल्ली, विभिन्न प्रकार की वल्लियां, तो इनके सबको हम पढ़ेंगे। कहानी तो पूरी समझ में आनी चाहिए भाई, सब कुछ नहीं पढ़ो यार, कहानी को तो पढ़ो बंधु, कहानी तो पढ़नी पड़ेगी आपको, स्टोरी तो पढ़नी पड़ेगी। कठोपनिषद में क्या दृष्टिकोण है ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, नचिकेता कौन था ये तो देखना पड़ेगा, क्यों यमराज के यहाँ पर चला गया देखना पड़ेगा, कितने दिन यमराज के यहाँ पर भूखा प्यासा पड़ा रहा दरवाजे पर,
क्यों 3 वरदान उसको प्राप्त हो गए? 3 ही वरदान क्यों प्राप्त हुए? चौथा क्यों नहीं प्राप्त हुआ? पहले वरदान में, दूसरे में और तीसरे में क्या मांग लिया उसने? क्या उसने जो वरदान मांगा यमराज ने दिया? क्या यमराज अपनी कसौटी पर खरे उतरे? सब चीजों का ज्ञान आपको होगा, बड़ा आनंद आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा, सब चीजें देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसी प्रकार सुकनाश उपदेश की मैं बात कर रहा हूँ, बाण भट्ट की। अब कादंबरी का तो कथामुख भाग भी है भाई, ठीक है, कादंबरी की तो आगे की कहानी है, कादंबरी का सुकनाश उपदेश भी है। तो जब कादंबरी को आप समझ लेंगे, जब आप बाण भट्ट को समझ लेंगे, कादंबरी में किस चीज का वर्णन किया गया ये आप समझ लेंगे, कादंबरी में 3 जन्मों की कथा, किस किस के जन्मों की कथा, कौन कौन सा प्रेम प्रसंग चल रहा है, यदि आप समझ लेंगे तो सुकनाश उपदेश तक तो फिर पहुंच ही जाएंगे ना। पूरी कहानी जब कहानी पढ़ते पढ़ते आप बिल्कुल तंत पे पहुंचेंगे तो सुकनास पे पहुंच जाए। फिर आपको ध्यान रखना है कि तारापीड़ कौन था, चंद्रापीड़ कौन था, सुकनास कौन था, ठीक है, किस तरह से एक मंत्री होते हुए अब राजा के पुत्र को युवावस्था में कैसे उसने संदेश दे दिया कि जब युवावस्था व्यक्ति के पास होती है तो उसको लक्ष्मी का मद आ जाता है और राजगद्दी का जोश उसमें आ जाता है, गलत मार्गों का चयन कर लेता है। उस समय कैसे बचा जा सकता है? एक मंत्री किस तरह से मंत्री होने के बावजूद में और इस तरह से राजकुमार को शिक्षा दे देता है, इस शिक्षा को हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उद्देश्य मेरा सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपको भूमिका भाग पढ़नी है, आपको मैटर कंप्लीट पढ़ना है। जब तक आप कंप्लीट मैटर को नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है वो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए इन सारी चीजों को आपको क्या है विशेष रूप से देखना पड़ेगा। अब मैं सुकनास के साथ साथ बात कर रहा हूँ किसके? स्वप्न वासुदत्तम। कई बार क्या होता है, स्वप्न वासुदत्तम और वासुदत्ता को हम एक मान लेते हैं, कई बार, सबके लिए नहीं कह रहा, माफी चाहूंगा उनके लिए जो बहुत बुद्धिमान और विद्वान विदुषियां, उनके लिए कई बार कुछ शिक्षार्थी उनकी बात करता हूँ, वो भास के स्वप्न वासुदत्त को और मतलब सुबंधु की वासुदत्ता को एक समझ लेते। स्टोरी एक रही होगी, कहानी एक रही होगी, सब कुछ एक रहा होगा, लेकिन विषय वस्तु तो सब कुछ अलग अलग है ना, उसका क्लेवर तो अलग अलग है ना। तो इसमें थोड़ा सा मतलब भेद करना आप सीखें यहाँ पर, और समझे पहले क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया समझे। केवल वासुदत्तम या वासुदत्ता को देख करके मतलब निर्णय ना ले, अच्छी तरह से देखें, सोच विचार करें, बहुत समय होता है हमारे पास में, और उसके बाद उसका आकलन करें, उसके बाद उसका निर्णय करें, ठीक है। निम्नलिखित सूक्तियों का सामान्य परिचय। सूक्तों का वरुण सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त और विष्णु सूक्त। हमने बताया कि सूक्तों में होता क्या है। सूक्तों में तो क्या है भाई, सूक्त में तो क्या कौन से वेद से लिया गया, इसका क्रम क्या है, इसका छंद क्या है, इसके ऋषि कौन से हैं और किस चीज का वर्णन किया गया। यदि इंद्र सूक्त है तो इंद्र का क्रम क्या है आपको देखना है, यदि पुरुष सूक्त है तो कौन से वेद से लिया गया है, ठीक है। अब पता है ऋग्वेद से लिया गया तो फिर भाई मंडलों की चर्चा कर लेंगे 10-90। अब 10-90 क्या है, 10वें मंडल का 90वां सूक्त क्या है, ठीक है। अब 10वें मंडल का 90वां सूक्त है तो फिर पुरुष मंडल में कौन से में किस चीज का वर्णन होता है, फिर हम बोलेंगे सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित है, सृष्टि की उत्पत्ति का सूक्त है। फिर ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से, क्षत्रिय की उत्पत्ति कहां से, वैश्य की कहां से, शूद्र की कहां से, अंतरिक्ष का संबंध किससे जोड़ा गया, मन के साथ किसका संबंध जोड़ा गया, सूर्य के साथ किसका संबंध जोड़ा गया, आंखों का संबंध किसके साथ जोड़ा गया, ठीक है। क्या उससे पहले भी सृष्टि की प्रक्रिया में कोई थी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी पुरुष सूक्त में, यही ये सारी चीजों का वर्णन बखान करेंगे हम, ठीक है। फिर जब पुरुष सूक्त कंप्लीट कर लेंगे तो जब हम सृष्टि प्रक्रिया की बात करेंगे तो फिर मस्तिष्क में एक और सवाल आना चाहिए कि सृष्टि प्रक्रिया से संबंधित कोई और भी सूक्त है क्या, हम कहेंगे हाँ है ना। फिर आपके मस्तिष्क में दूसरी चीज, दौड़ाइए घोड़ों को, बुद्धि के घोड़ों को। अरे फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये तो फिर दूसरा भी आ गया, नासदीय सूक्त की भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, नासदीय सूक्त को भी हम पढ़ लेंगे, नासदीय सूक्त को पढ़ेंगे, फिर हम हिरण्य गर्भ सूक्त पे भी जाएंगे, वो भी सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में सूक्त है। तो सबका क्रम हमें देखना है, ठीक है। 1.1 अग्नि सूक्त यदि आता है तो 1.1 हम चर्चा करेंगे। 1.1 क्या है, पहले मंडल का पहला देवता है, तो पहले मंडल का पहला देवता, सवाल ही पूछ लिया गया ऋग्वेद का पहला देवता कौन है, भाई अग्नि देवता है। फिर पूछे प्रभाव की दृष्टि से कौन सा देवता, हम कहेंगे 2 नंबर का। अभी तो हम चर्चा कर रहे थे 1 नंबर का, भी बोले 2 नंबर का, तो क्या क्यों, क्योंकि लगभग 1000 सूक्त जो है, 1000 समथिंग जो सूक्त है, उनमें से 250 सूक्तों में तो अकेले इंद्र की स्तुति कर दी कि हम बार बार चर्चा हर क्लास में चर्चा करते हैं। तो प्रभाव की दृष्टि से इंद्र नंबर 1 पे हो गया और अग्नि नंबर 2 पर हो गया। परंतु 1.1 की यदि हम बात करते हैं तो 1.1 में क्रम की दृष्टि से अग्नि 1 नंबर पे हो गया, यही हमें देखना है। इसी प्रकार पुरुष सूक्त की हम चर्चा करें, अग्नि सूक्त की चर्चा करते हैं, विष्णु सूक्त की चर्चा करते हैं, ठीक है, वरुण सूक्त की चर्चा करते हैं। सारी चीजों का दृष्टिकोण हमें देखना है, कंप्लीट चीजों का हमें दृष्टिकोण जो है ये देखना है। तो इसी चीज की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये कई बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये चीजें हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, वो थोड़ा मिसप्रिंट भी होता है, कई बार ऐसा होता है, यहाँ मिसप्रिंट नहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक ही सूक्त 2-2 बार आप सूर्य सूक्त को देखेंगे तो वो 2 जगह आपको मिलेगा, किसी के साथ मिलेगा, उसका वर्णन करें। तो इन चीजों का विशेष रूप से देख लीजिए, ठीक है। यह मतलब तात्पर्य में समझाने के लिए बता रहा हूं यहाँ पर कि भाई कई बार यही सूक्त हमें दूसरे रूप में मिलता है, कई बार यही सूक्त हमें तो उसमें देख लेना है, वहां पर वो दृष्टिकोण देख लेना कि किसी के साथ तो नहीं है, वो अकेला तो नहीं है, किसी और चीज के साथ तो उल्लेख नहीं किया है। इन सारी की सारी चीजों को आप कहीं न कहीं उसके साथ में देख लेंगे।
संस्कृत साहित्य की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, प्रमुख, उपनिषद, याज्ञवल्क्य स्मृति, आचार, अध्याय, सामान्य परिचय। अब सबसे पहले हम वेदों की चर्चा करेंगे भाई। अब वेदों की चर्चा करेंगे तो वेद को पढ़ेंगे। वेद एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें अथाह सागर है, अथाह सागर है वेद जो है। 4 वेदों की चर्चा करेंगे। वेद है क्या इसकी हम चर्चा करेंगे। वेदों के क्रम की हम चर्चा करेंगे। मंडल क्रम की हम चर्चा करेंगे, 10 मंडलों की। अष्टक क्रम की हम 8 अष्टकों की हम चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य की हम कंप्लीट वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे। इसके ऋत्विक कौन होते हैं इनकी हम बात करेंगे। इनका विषय क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके समय का निर्धारण करने की हम बात करेंगे। उसके बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण किसी जाति के साथ संबंध है या ब्राह्मण कोई विषय है या ब्रह्म को जानने वाले को हम ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द कौन से लिंग में चलता है, ये सवाल पैदा होगा यहाँ पर, ठीक है। कौन से लिंग में ब्राह्मण शब्द चलता है, क्योंकि हम ब्राह्मण जाति की बात नहीं कर रहे, हम पुरुष की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म को जानने वाले वेता की। यहाँ पर ब्राह्मणों का विषय क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, हमें देखना पड़ेगा। क्यों कर्मकांड जो है वो इसमें आते हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। कर्मकांड कौन से वेद के साथ संबंध है ये हमें देखना पड़ेगा। यदि यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद के साथ संबंध है कि कृष्ण यजुर्वेद के साथ संबंध है, ये हमें देखना पड़ेगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है हमें देखना पड़ेगा। कुछ लोग 200 तक उपनिषदों को पहुंचाते हैं, कुछ लोग 108 उपनिषदों की संख्या मानते हैं। शंकराचार्य ने 10 ही उपनिषदों का उल्लेख किया है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। भाई 10 का उल्लेख क्यों किया गया, 108 का उल्लेख क्यों किया गया, 200 का उल्लेख क्यों किया, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इन देखने के लिए सबका विषय अलग आपको लेकर के चलेगा, सब विषय लेकर के चलेगा। उपनिषद में उप क्या है, धातु कौन सी है, पास बैठकर गुरुओं ने कौन सा संदेश दिया, कितनी प्रमाणिक है ये सारी की सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे। जब स्मृति ग्रंथि की बात आती है तो हम याज्ञवल्क्य स्मृति की चर्चा करते हैं। स्मृति ग्रंथों की बात आती है, याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार अध्याय की हम बात करेंगे। तो यदि ये आ गया कि स्मृति ग्रंथों में याज्ञवल्क्य स्मृति में आचार अध्याय हम पढ़ेंगे, तो क्या ये मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए कि इसमें और कौन कौन से अध्याय हैं। क्या मस्तिष्क में ये बात नहीं आनी चाहिए कि आचार अध्याय के अलावा और कितने अध्याय यहाँ पर विद्यमान है, विराजमान है, क्या ये हमें नहीं देखना, ये भी हमें देखना है। जब हम याज्ञवल्क्य स्मृति की चर्चा करेंगे तो क्या मनुस्मृति को हम नहीं पढ़ेंगे, मनुस्मृति को भी हमें देखना पड़ेगा कि मनुस्मृति में क्या है, क्या ऐसा है जो मनुस्मृति में है, क्या ऐसा है जो याज्ञवल्क्य स्मृति में नहीं है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब जाके प्रश्न निश्चित रूप से निकल करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पूछ लिया संस्कारों की संख्या बताइए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि किसमें कितने, जब आप आकलन करेंगे तब जाके क्लियर हो पाएगा कि इसका आकलन क्या है, इसका स्वरूप क्या है। ये सारी चीजें बहुत सामान्य पढ़ेंगे। लौकिक साहित्य में वीर काव्य, रामायण और महाभारत की हम चर्चा करेंगे। लौकिक साहित्य में वीर काव्य, हम रामायण और महाभारत की चर्चा करेंगे। अब रामायण और महाभारत सिर्फ 2 नाम हैं, लेकिन दोनों के काल में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों की विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के सभ्यता और समाज में बहुत बड़ा अंतर है। रामायण में एक भाई दूसरे भाई के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाता है, लेकिन महाभारत में वही भाई एक भाई को सुई की नोक जितनी जमीन नहीं देता। सामाजिक परिवेश कितना बदल जाता है, ठीक है। कंप्लीट हम अध्ययन करेंगे, रामायण के 7 कांडों की हम चर्चा करेंगे, महाभारत के कंप्लीट उद्योगों की चर्चा करेंगे, कंप्लीट पर्वों की हम चर्चा करेंगे। रामायण में 24,000 श्लोक है, ठीक है, इसलिए हम रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री कहते हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, इसलिए महाभारत को हम सप्त शास्त्री संहिता कहते हैं, ठीक है। कौन इनके रचनाकार, इसकी हम चर्चा करेंगे। एक एक कांड में किस किस चीज का वर्णन हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे। कौन से ऋषि के साथ इसका संबंध है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तत्कालीन सभ्यता और समाज का एक आईना रामायण किस तरह से खींचती है और किस तरह से महाभारत उससे भिन्न हो जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। लेकिन ये कंप्लीट अध्ययन तभी हो पाएगा ठीक ढंग से जब हम किसी ऑथेंटिक पुस्तक का सहारा लेकर के पढ़ेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मैं पुस्तकों का विरोधी नहीं हूं, परंतु जिस भी आप मार्केट में उपलब्ध पुस्तक से पढ़ते हो उसमें लेवल जो है आपको मिलना चाहिए था, वो लेवल उपलब्ध नहीं होता। रामायण के 24,000 श्लोक आपको कोई नहीं दे सकता, महाभारत के 1,00,000 श्लोक आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो तो आप पढ़ ही सकते हो। ये बता दिया कि प्रथम कांड ये, अब प्रथम कांड में जो आपकी पुस्तक में प्रथम कांड लगा हुआ, क्या सच में वो प्रथम कांड की चीजें हैं, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। ठीक है, 100% कसौटी पर खरी उतरी होगी वो पुस्तक, लेकिन यदि टेक्निकल दृष्टि से उसमें 5 श्लोक गलत आगे होंगे या प्रथम अंक की जगह दूसरा कांड आ गया होगा, तो उसका आप क्या करेंगे। मैं ये नहीं कहता वो गलत नहीं है, वो सही है, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आकलन करना आपका दायित्व बनता है, ठीक है। उनके पहले पन्ने पे लिखा हो कि किसी भी त्रुटि के लिए लेखक और प्रकाशक जिम्मेदार नहीं है। एक बार एडिशन गलत हो गया, अगले एडिशन में सही कर देंगे, आपका जीवन दोबारा रिसर्च करने के लिए नहीं आएगा। एक ही जीवन है, वो आप रिसर्च कर दोगे आपकी एज निकल जाएगी, ठीक है, नहीं होगा। इसलिए पहले उनका समाधान कर लीजिए, पहले समाधान कर लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, इसलिए रामायण और महाभारत की चर्चा हम करेंगे कंप्लीट इन चीजों को देख करके। उसके बाद में हमारा जो थोड़ा सा लौकिक अध्ययन के बाद हमारा जो सेक्शन आता है वो होता है महाकवियों के परिचय का। बहुत इंपॉर्टेंट परिचय है ये, महाकवियों का परिचय।
इन महाकवियों के परिचय की यदि हम बात करते हैं तो कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, ये सब चीजें प्राचीन काल के हैं, आप कर लेंगे, प्राचीन काल के आप कर लेंगे, बहुत आसानी से आपको इनको मिल जाएगा। लेकिन ये भी आपको देख लेना है कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ जो है, उनका जो जन्म स्थान है, उनकी जो जन्म शताब्दी है, उनका जो जन्म समय है, उसमें समय समय पर रिसर्च भी हो रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है प्राचीन मत जो है वो ठीक था अभी तक का, लेकिन अभी क्या है 5 साल पहले एक नया मत आ गया, मान लीजिए कालिदास के बारे में, और सवाल वहां से पूछ लिया। तो जो नवीन दृष्टिकोण है, नवीन मत है, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही होगा, ये मत, वो सही हो सकता है, प्राचीन वाला सही होता है, लेकिन जो शोध होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, उन पर भी आपको गौर करना है। इसलिए ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लेकर के आपको पढ़ना है। ये गद्य कवियों का परिचय हो गया, खंड काव्यों का परिचय हो गया, नाटक साहित्य की चर्चा होगी। अब बात आती है अर्वाचीन कवियों की। ठीक है, थोड़ा सा और अपने पास में अर्वाचीन कवियों वाला जो सेक्शन है, बस लगभग अपना खत्म होने वाला पार्ट। तो अर्वाचीन वाले में मैंने बताया कि ये वाला जो सेक्शन है ये आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आती है वो आती है इस वाले सेक्शन की। ये वाला जो सेक्शन है, पहली बात तो इसका मटेरियल बहुत कम उपलब्ध होता है, पहली बात इसका मटेरियल बहुत कम उपलब्ध होता है मार्केट में, और यदि उपलब्ध हो भी जाता है तो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होगा। बहुत पुस्तकों में रहा होगा, मैं विरोध नहीं करता, आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, लेकिन अब 3 तरह की पुस्तक मार्केट में लेकर के जब आएंगे तो आपको पता चलेगा एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान जो दे रखा सेम मैच कर रहा, दूसरे व्यक्ति का समय भी वही है, पुस्तकें भी 4 दोनों की मिल रही है। ऐसा इत्तेफाक नहीं होता, ऐसा इत्तेफाक नहीं। इसलिए आपको देख लेना कि कौन सी अच्छी पुस्तक है, कौन सी बेकार पुस्तक है। पुस्तकें बेकार कुछ नहीं, सब अच्छा होता है, लेकिन कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। तो इसलिए ये वाला जो सेक्शन है बहुत आपको गौर से पढ़ना है, क्योंकि वो सबको पता है कालिदास कौन थे, कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, 7 रचनाएं, नाटक क्या था, उपन्यास क्या था, गद्य क्या था, पद्य क्या था, सब जानते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो नए रचनाकार, इनके बारे में बहुत ज्यादा मैटर नहीं उपलब्ध होता है यहाँ पर। आप इनको पढ़िए, आप इसमें लीजिए, ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लीजिए। ठीक है, इसका मटेरियल जहां से भी आपको उपलब्ध होता है आसानी से पढ़िए। यहाँ पर मेरी खुद की पुस्तक है, इसमें संस्कृत के मूर्धन रचनाकार के नाम से, डॉक्टर करतार सिंह के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, उसको आप लीजिए। पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर्स को मिला के आप उसके साथ देखिए। उसके अतिरिक्त जो भी आपको मार्केट में उपलब्ध होता है देखिए, परंतु ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए देखिए इसको, इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि इसका मटेरियल जो है बहुत ही कम मार्केट में उपलब्ध होता है, आप उसको देख लीजिए। अब आगे बात आती है स्नातकोत्तर स्तर की अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी। फिर आ गया देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण। कारक प्रकरण है, मध्य सिद्धांत कौमुदी नहीं है, सिद्धांत कौमुदी नहीं है, लघु सिद्धांत कौमुदी है। तो ये भी आपको देख लेना है, केवल लघु सिद्धांत कौमुदी को ये आधार आपको मानना है। ये सारी चीजें वही है, प्रातिपदिका, अर्थलिंग, प्रमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा, सब वही है जो आपने पढ़ा है, बस केवल आधार इसको मान लीजिएगा। थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है उसमें इन चीजों के साथ में, बाकी दूसरी, तीसरी, पांचवी कहाँ लगेगी, छठी कहाँ होगी, सप्तम कहाँ होगी, सारी की सारी चीजें जो आप वर्षों से पढ़ते आए उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, और इसके साथ मूल रूप से जो आपका विषय होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपका कारक प्रकरण हो गया, और इसके बाद भाषा विज्ञान की चर्चा थोड़ी सी हम और कर लेते हैं, 2 सेक्शन अपने रह जाते हैं। देखिए भाषा विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, भाषा की उत्पत्ति की हम बात करें तो भाषा की उत्पत्ति के जितने सिद्धांत हैं आपको कम पढ़ेंगे, जितने सिद्धांत कम पढ़ेंगे, क्योंकि 2, 4, 5, 8, 10 सिद्धांत पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी। जितने सिद्धांत है वो सारे के सारे सिद्धांत आपको पढ़ लेने हैं, चाहे वो दैवीय सिद्धांत रहा हो, चाहे वो संकेत का सिद्धांत रहा हो, या कोई और सिद्धांत रहा हो, चाहे वो पश्चिम की थ्योरी रही हो, चाहे वो भारत की थ्योरी रही हो, सबको मिक्स करना है। सवाल वहां से बनते हैं, सब चीजों का अध्ययन करना है, सारी चीजों के बारे में चिंतन करना है, सारी चीजों के बारे में विचार करना है। ठीक है, उसके बाद वहां उच्चारण स्थल, नॉर्मल सी चीजें, व्याकरण का पार्ट है, ध्वनि नियम, ध्वनि के जो नियम है, जब तक आप ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे सवाल सही नहीं होगा। आप ग्रिम कौन थे, ग्रसमन का क्या नियम है, वर्नर का क्या नियम, इनको देखना। महाप्राण ध्वनियां किस तरह से अल्पप्राण के साथ नहीं रहती, तो महाप्राण मिलती है तो कैसे अल्पप्राण हो जाती है, ध्वनि के नियम कहाँ काम करते हैं, विज्ञान कहाँ काम करता है, भाषा के तत्व कहाँ काम करते हैं, सिद्धांत कहाँ काम करते हैं, इन सारी चीजों को देखना है। आगे लिखा है कि भाषा का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ, ठीक है, भारूपीय परिवार में भाषा चली गई तो क्यों चली गई, वहां पर दूसरे परिवार में भाषा चली गई तो क्यों चली गई, भारूपीय परिवार में शतम और केंतुम वर्ग जो हो गया तो क्यों हो गया, यहाँ पर नामकरण किस आधार पर हुआ। ठीक है, पूरे विश्व में जो भाषा है किस आधार पर हमने उनको बांटा, क्या हमने परिवार के आधार पर उनको बांटा, क्या हमने उनकी शक्ल, सूरत, शेप के आधार पर उनको बांटा। कितनी ऐसी भाषाएं जो आपस में मिल जाती हैं, कितनी ऐसी भाषाएं जिनका तत्व जो है प्राण तत्व एक जैसे, क्योंकि हम कहते हैं कि लगभग 98% भाषाएं
विश्व की 98% जो भाषाएं वो संस्कृत से निकली। कोई हवा में तो फेंकी गई बात नहीं होगी। कारण क्या रहा होगा इनके पीछे, सारी की सारी चीजें भाषा विज्ञान हमें सिखाता है। ठीक है, ये सारे भाषा विज्ञान के तर्क को हमें देखना है, अर्थ की दृष्टि हमें देखनी है भाषा विज्ञान के आधार पर कि अर्थ क्या होता है, अर्थ संकोच क्या होता है। ठीक है, अर्थ संकोच क्या होता है, अर्थ विस्तार क्या होता है, अर्थादेश क्या होता है। कई बार सवाल आ गया कि ये जो मृग है ये अर्थ संकोच का कारण है कि अर्थ विस्तार का, फिर हमें पता चला कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। कौशल शब्द, कौशल शब्द आपके आगे, आप शिक्षण विधियों में कौशल पढ़ते हैं, अरे कौशल शब्द तो कुशल का अर्थ विस्तार होकर के बना है। ठीक है, कुशल आसानी से काम करने वाला, जो प्राचीन काल में कुशा और घास लेकर के आता था उसको कुशल कहते थे, कालांतर में फिर वो कौशल से संबंधित, वो अर्थ विस्तार का सूचक है। तो ये अर्थ विस्तार क्या होता है, अर्थ संकोच क्या होता है, अर्थादेश क्या होता है, इन सारी की सारी चीजों की आपको चर्चा करनी है। और अंत में हम देखते हैं तर्क भाषा, प्रमाणवादिता के केशव मिश्र की, चार्वाक दर्शन हमें पढ़ना है, संख्याकारी का ईश्वर कृष्ण की हमें पढ़नी। मैं बार बार कहता हूं कि जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए केशव मिश्र की आपने तर्क भाषा पढ़ ली, तो अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह भी आप एक बार पढ़ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बार यदि इसको देखना पड़ेगा तो सांख्यकारी का ईश्वर कृष्ण की यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको सांख्य दर्शन भली भांति समझ में आएगा। क्यों सांख्य दर्शन द्वैतवादी आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रकृति और पुरुष का संबंध किस तरह से लंगड़े और मतलब उसके समान, बहरे के समान बताया गया, अंधे के समान बताया गया, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अलंकार का सामान्य परिचय, नाट्य शास्त्र भरत मुनि, विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ की हम चर्चा करते हैं तो बहुत चीजें आती है, लेकिन नाट्य शास्त्र को भी हम इसमें स्वीकार करते हैं। भरत मुनि को हम रस सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। काव्यसु नाटकम रम्यम तत्तरम्य शकुंतला जैसे कालिदास की हम चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की हम चर्चा करते हैं। विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति की हम चर्चा करते हैं। सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, काव्य प्रकाश मम्मट का, साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ, भन्यालोक आनंदवर्धन। ये केवल इतना नहीं भाई, यदि हम मम्मट के काव्य प्रकाश को पढ़ते हैं तो काव्य प्रकाश में जो लक्षण दिए गए काव्य के, ठीक है, उसके साथ में दूसरे लोगों ने किन्होंने खंडन कर दिया, किन्होंने मंडन कर दिया, वो भी आपको देखना। जब तक दूसरों का खंडन मंडन नहीं होगा, समस्याओं का समाधान नहीं होगा, सब चीजों को साथ देखना पड़ेगा। विश्वनाथ ने अपने ढंग से क्या परिचर्चा की, ये भी आपको देखनी पड़ेगी। जब तक आप विश्वनाथ की चर्चा नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा, तो आपको इनके बारे में भी देखना पड़ेगा। ध्वन्यालोक में ध्वनि क्या होती है ये भी आपको देखनी पड़ेगी। ध्वनि क्या है भाई, किसी व्यक्ति ने उसको रीति कह दिया, किसी ने उसको मतलब कुछ और नाम दे दिया, किसी ने कोई अन्य नाम दे दिया, तो क्यों इन्होंने ध्वनि नाम दे दिया। आचार्य वामन ने क्यों उसको रीति कह दिया, ठीक है, कुंतक ने क्यों उसको वक्रोक्ति कह दिया, आनंदवर्धन ने क्यों उसको ध्वनि कह दिया। ध्वनि है क्या, क्या उसमें एक विशिष्ट प्रकार का जो चमत्कारिक अर्थ निकलता है वही ध्वनि है। कोई तो कारण रहा होगा ना ध्वनि कहने के पीछे। क्यों अलंकारों के आचार्यों ने, मतलब लक्षण ग्रंथों ने अपने अपने ढंग से उसको प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। क्यों अलग से हमें 6 सिद्धांत बनाने पड़ गए। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का किस तरह से विरोध करता है, एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का किस तरह से खंडन और मंडन करता है, इन सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। फिलहाल आज का मेरा विषय सिर्फ और सिर्फ इतना था। केवल हमने यहाँ पर चर्चा की कि जब भी आप किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, जब भी आप किसी की तैयारी करते हैं, सिलेबस का आकलन कर लीजिए। बहुत सी चीजों का समाधान, बहुत से प्रश्नों का उत्तर तो आपको सिलेबस में ही निकल करके सामने आ जाता है। इसलिए सिलेबस का विश्लेषण कीजिए। जो यूनिट बनी हुई है यूनिट वाइज उसको कैटेगरी, उसका विभाजन कर लीजिए। कौन से यूनिट कितने वेटेज की, कितने नंबर की आती है, इसकी आप चर्चा कीजिए। उसके आधार पर अध्ययन कीजिए। सामान्य और विशेष ग्रंथ जो है उनको एक ही ढंग से अध्ययन कीजिए, अलग अलग ढंग से नहीं है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण है तो लघु सिद्धांत कौमुदी को आधार बनाइए। अभी जिसकी आप तैयारी करके आए थे उनको रख लीजिए, दूसरे लेवल से तैयारी कीजिए। हो सकता है वो लेवल आपका लघु सिद्धांत कौमुदी का ना रहा हो, और अगर वो रहा भी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। नमस्कार, शुभकामनाएं।